अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2 रोज़ पहले जहांगीर तरीन के दिए गए इशाई के बाद मुल्की सियासी मंजरनामे में एक हलचल सी पैदा हुई कि शायद वफाक और पंजाब में PTI की हुकूमत किसी ख़तरे की वजह से ख़त्म हो सकती है, इसको कोई ख़तरा हो सकता है। इस इशाई के बाद हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए, लेकिन आज PTI और जहांगीर तरीन ग्रुप एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। आज जहांगीर तरीन ग्रुप के वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात भी हुई ज़राए के मुताबिक। फिर हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप में मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप ने बजट इजलास के बाइकआउट का जो फैसला किया था, अलग-अलग TV चैनल्स पर आकर तरीन ग्रुप के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए हम बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। अब ये फ़ैसला भी वापस ले लिया गया है और अब बजट में जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान जो है वो हुकूमत को वोट देंगे। पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक की बनने की ख़बरों के बाद आज वफाकी वज़ीर शेख रशीद पंजाब में काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आए, मुतहरिक नज़र आए। शेख रशीद साहब आज आए और हमने देखा कि मामला तय भी पा गए। अब सवाल ये है कि क्या ये शेख रशीद के कमालात हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंस था उनको कि ऐसी कोई तब्दीली नहीं आ रही है, पंजाब में कोई हुकूमत को ख़तरा नहीं है, वफाक में भी कोई ख़तरा नहीं है। आज शेख रशीद ने वज़ीर आला पंजाब से भी फिर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 2 रोज़ में 50 से ज़ायद अरकान असम्बली से वो मुलाकातें कर चुके हैं। दूसरी तरफ ज़राए भी ये दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है अपनी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन जो उनको सौंपी गई थी उसको उन्होंने मुकम्मल कर लिया है और आइंदा चंद रोज़ में बैरिस्टर अली ज़फ़र अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। जहांगीर तरीन के अपने हामी अरकान को दिए गए इशाई के बाद एक ऐसा तासुर पैदा हुआ कि PTI को कौमी और पंजाब असम्बली में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। जहांगीर ग्रुप की तरफ से कौमी असम्बली में राजा रियाज और पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी को पार्लिमानी लीडर बनाने की बातें हो रही थी। तरीन ग्रुप की तरफ से कहा गया कि हुकूमती बजट पास करवाने में रुकावट बनेंगे। जहांगीर तरीन खुद पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयों का जो है ना वो इल्ज़ाम लगा रहे थे। राजा रियाज ने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। तरीन ग्रुप के सामने आने पर फिर वफाकी वज़रा ट्विटर पर वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती करते हुए नजर आए, लेकिन इस सारे मामले पर हुकूमती वज़रा के जो मौक़िफ़ थे वो भी मुख्तलिफ थे। कुछ वज़रा ने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात होते रहते हैं और जहांगीर तरीन ग्रुप बजट में हुकूमत की हिमायत ही करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ कुछ वज़रा के लहजे में हमने तलखी भी देखी। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये एक SHO की मार है। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान पर एतमाद न करने वालों की पार्टी में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। हुकूमत के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप के मामले पर तो मुश्किलात कम हुई हैं, लेकिन अब जो रिंग रोड का मामला है इस पर अपोजिशन हुकूमत को बड़ा जो है ना वो आड़े हाथों ले रही है, तनकीद कर रही है। 4 सदा में आज गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने दावा किया कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तौसीक़ का हुक्म वज़ीर आज़म ने दिया। साबिक वज़ीर आला के मुताबिक वीडियो मौजूद है जिसमें वज़ीर आज़म एक्सटेंशन का हुक्म दे रहे हैं। आज शेखुपुरा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अराजी की नीलामी का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी दावा किया है कि वो अगले 2 या 3 हफ्तों में हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर तहकीकात करने जा रहे हैं। ये मुल्क की सियासत में होने क्या जा रहा है, क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली मतवक्के है या लोग अपने मुतालिबात मनवाने के लिए प्रेशराइज हुकूमत को कर रहे हैं और प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब, पिछले 2-3 दिन में हमने बड़ी हलचल देखी है, बड़ा एक्टिव देखा है तरीन ग्रुप को। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने बजट पास करवाना है, बजट का वक्त है, बजट इजलास होने हैं, पंजाब असम्बली में उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे। तरीन ग्रुप ने कहा अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं माने गए, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं सुने गए, मुतालिबात नहीं माने गए। अब 2 दिन के बाद हम देख रहे हैं हुकूमत और तरीन ग्रुप एक पेज पर है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, मैं NRO नहीं दूंगा। दूसरी तरफ 2 दिन में ही सारे मामलात हल हो गए। जो इतना ज़्यादा गरज बरस रहे थे तरीन ग्रुप के लोग, सब कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, लीडर हैं। क्या मामला तय पाए हैं सर आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया।
मैं चूँकि किसी नेगोशिएशन का हिस्सा तो नहीं, इस वजह से मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन इस हवाले से तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको ओवरऑल जो पार्टी की फीलिंग है, और चूँकि ज़ाहिर काबीना का मेंबर हूँ या वज़ीर आज़म साहब के साथ कुछ ना कुछ रब्ता कुछ ना कुछ लेवल पे रहता है, और फिर जो हमारी पार्टी के जो मामलात हैं उसको भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उस हवाले से मैं आपको ये बात करूँगा कि इशू जो है अल्लाह के करम से सॉर्ट आउट हुआ है, और कुछ रिजर्वेशंस पंजाब के हमारे MNA साहिबान को या ज़्यादातर MPA साहिबान को कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो हल्का रिलेटेड या वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से कुछ शिकायत है राब्ते के फ़ुक़दान की, तरक्याती कामों की, कि हमें टाइम नहीं मिला। ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो एड्रेस होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ फ़ोरम गलत चुना गया, लेकिन बहरहाल ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सिर्फ ये है कि मोहतरम जनाब जहांगीर खान तरीन साहब का जो इशू है उस पर मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज है, और वो यही है कि द रूल इज़ द सेम फॉर यू विच इज़ फॉर शहबाज शरीफ और एनीबडी एल्स। जिस पे कोई इल्ज़ाम होगा, द वे टू क्लीन योर सेल्फ इज़ नॉट थ्रू प्राइम मिनिस्टर हाउस, दैट इज़ थ्रू कोड ऑफ लॉ। इट्स वेरी मच क्लियर। आप पे कोई इल्ज़ाम है, go and get yourself clean from a court of law. Get a clean sheet, not from Imran Khan, not from Prime Minister House. लेकिन जिस तरीके से वो प्रेशराइज कर रहे हैं हुकूमत को, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो प्रेशर में आए। राब्ते शुरू हो गए विफाकी वज़रा के भी तरीन ग्रुप के साथ, बुज़दार साहब से आज मुलाकातें भी हो गई। कहीं ना कहीं तो हुकूमत हिल गई ना, कि अगर वाकई ये लोग इतना ज़्यादा हम लोगों से नाराज़ हो गए, बजट में इन लोगों ने रुकावटें पैदा कर दी, बजट ही ना पास होने दिया, तो फिर आपको पता है इसका क्या नतीजा निकलना था। हिली तो है हुकूमत इस ग्रुप के प्रेशर से सर। हिलने वाली मखलूक जो होती है ना, उसका नाम इमरान खान कम अज़ कम नहीं है। ये वो कम अज़ कम ही वुड नेवर बड्ज एन इंच इन ब्लैकमेलिंग। कभी वो ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होते। जितना आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं उतना उठते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ये सजेस्ट करूं कि खुदा ना खास्ता कोई तरीन साहब कोई फुल फ्लश ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। हाँ, वो उनका एक प्रेशर ग्रुप या कोई इनका कोई एक दोस्त है बाप का हल्का ज़रूर है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं जितना मैं समझाऊँ कि भाई मेरे से ज़्यादती ना हो। उनको ये यकीन दहानी कराई गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और हम सब भी हमने मुख्तलिफ फोरम्स पे बात की है कि आप तसल्ली रखें, यू नो इमरान खान बेटर देन अस। हम लोगों से ज़्यादा आप खान साहब के करीब रहे हैं माजी में, आपको पता है। वो तो ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर से इस ग्रुप की मुलाकात हुई थी, यही तो हम सवाल उठा रहे थे कि भाई अभी आप लोग इंतजार करें, तहकीकात हो रही हैं, अली जफर साहब कर रहे हैं, उनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है, उसके बाद इनका एक्टिव होना बजट के मौके पर, तो ये तो लगता है ना कि वो इस मौके को यूज करने की कोशिश की है उन लोगों ने। मैं देखें उसमें अब ज़्यादातर मेरे तो अपने मतलब है कि हमारे दोस्त ही हैं उस तरफ और अपनी पार्टी है। मैं अब ऐसी कोई बात क्यों करूं जिससे मेरी पार्टी को नुकसान हो। मैं अभी कल मेरे साथ कामरान शाहिद के प्रोग्राम में नज़ीर चौहान भाई थे। नज़ीर चौहान अपना बड़ा भाई है। नज़ीर चौहान उन लोगों में से है, उसने सख्त बातें की हैं, कोई दो राय नहीं, उसने अगली पिछली रात सख्त बातें की हैं, हमने सुनी है, बर्दाश्त की है। लेकिन नज़ीर चौहान साहब वो आदमी हैं जो हमारे धरने में थे, जो इमरान खान साहब के नज़रियाती आदमी हैं। और कल उस प्रोग्राम में मैंने पूछा और उन्होंने देखें जो अच्छी बात होती है वो उसको भी बताए ना। उन्होंने कहा मेरा लीडर इमरान खान है, मैं इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान की सियासत में आया हूँ क्योंकि मुझे उसमें होप नज़र आती है। और अगर इमरान खान ना हो कहते हैं मैंने सियासत में क्या करना है। अब आप मुझे ये बताएं, ये कोई ग्रुप है? कोई ग्रुप नहीं है। उनको कुछ इश्यूज़ थे, वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो गए हैं, हो जाएंगे। मसले मसाइल चलते रहते हैं। सिर्फ एक इशू है जिसका हल इमरान खान साहब के पास नहीं है, और वो उन्होंने उस मीटिंग में हमारे उन दोस्तों को बता दिया था कि भाई अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है वो अदालत से क्लियर होगा। और वज़ीर आज़म साहब पे खुद पे जब इल्ज़ाम लगा था मियाँ साहब के दौर में, 6, 7, 8, 9 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, अपना मनी ट्रेल दिया, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लेके आए, वहाँ से अपने सारे दस्तावेज़ात दिए। तो किसी के लिए भी वही देखें, अभी जुल्फ़ी बुखारी साहब पे हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हमारे कुछ वज़राए कराम जो है वो जेल गए। और अब्दुल अलीम खान साहब, मैं अब्दुल अलीम खान साहब को एक बात पे हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, पता नहीं वो मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, कि वो नडर आदमी है और वो मुश्किल सूरत हाल में खड़ा हुआ। उधर पंजाब में जब शरीफ साहिबान की हुकूमत थी, मुश्किल था खड़ा होना, खड़ा हुआ नडर आदमी है। लेकिन जब इल्ज़ाम आया वो जेल गए, उन्होंने फेस किया, फिर बेल मिली। इसी तरह सिब्तैन साहब, आई नो सिब्तैन साहब सीनियर आदमी हैं, ख़ानदानी आदमी हैं और पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वो अदालत से अपना रिलीफ लेके आए।
मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दिया, गुलाम सरवर ने इस्तीफा नहीं दिया, ऑपोजिशन कह रही है हमसे इंक्वायरी आप लोग ऐसे करते हैं, हमें तो पहले गिरफ्तार करते हैं, पूछते आप लोग सवाल बाद में हैं, फिर साल आप लोग हम लोगों को जेलों में रखते हैं, इनको भी ऐसे रखें 3 महीने में सब कुछ ये ना बोल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीक़ेकार हमें नज़र तो आता है कि ऑपोजिशन इसी बात को तो रोना रोती है कि सवाल आप बाद में पूछते हैं, गिरफ्तार आप लोग पहले कर लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं आपके सामने देखें, मैं वही सिचुएशन रखूँगा जो मेरे दिल में है या जो मुझे सही नज़र आती है। मैं कोई किसी गलत बात को डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये आपको क्रेडिट देना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि उन लोगों में से नहीं है कि वो जो है अपने जो घर में कोई मसला हो तो उस पर पर्दा डालें, या तो अगर हमारी अपनी जमात के देखें, अब जो हैं ग़ुलाम सरवर साहब पुराने हमारे आदमी हैं, पुराने सियासतदान भी हैं, ख़ान साहब के साथ बड़ा सफ़र अभी तय किया पिछले इतने सालों से। जुल्फ़िकार बुखारी साहब बड़े क्लोज़ हैं ख़ान साहब के, बिल्कुल वो बेटों की तरह उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उन पे जब इशू आया है तो उनसे ही हैड टू रिज़ाइन, उन्होंने रिज़ाइन ख़ुद किया है। और उसी तरह जो ग़ुलाम साहब हैं, सरवर साहब, उनको बाकायदा ख़ान साहब ने यानी कि उनको कहा कि भाई आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका इशू है, अगर कोई मसला होगा तो अदालत से वो तो कह रहे हैं ना। अच्छा, एक बात बताएं अली मोहम्मद खान साहब, ये पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां तरीन ग्रुप ये वाली बात मेरी ले लें, उसके बाद आप सवाल कर लें कि इसमें देखें, इसमें एक नया कल्चर है ना। देखें, मेरी ये बात लेके फिर आप सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। देखें, एक नया कल्चर है ना। मियाँ साहब के दौर में, अज़रदारी साहब के दौर में कितने बड़े बड़े इशूज़ आए, यानी कि मोहतरम राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म, अब उनके दौर में वन ऑफ द मेन मिनिस्ट्रीज़ वाटर एंड पावर और इस तरह की और चीज़ें उनके पास थी। सवाल आया RPPs का, उनको एक बड़ा एक ऐसा मायूब नाम दिया गया जो मैं प्रोग्राम में नहीं देना चाहता, लेकिन क्या कभी कोई सवाल हुआ? हशश हुआ ना, सारा पर्दा डाला गया ना। इसी तरह मियाँ साहब के दौर में कितने स्कैम्स आए, कितनी चीजें, ऑरेंज ट्रेन, फलाना, ये पानामा, ये जनाब। आप सही कह रहे हैं। वो डॉन लीक्स क्या निकला? आप देखें, नदीम बाबर से इस्तीफा लिया, साहब के क्या निकला? साहब कहते हैं यार जाओ। जफर मिर्जा साहब से इस्तीफा लिया, क्या निकला? जाओ फिर स्कैंडल आया, क्या निकला? खुसरो बख्तियार की वजारतें बदली, क्या निकला? निकला तो कुछ नहीं ना। स्कैंडल्स आप लोग के दौर में भी आए, रिजल्ट क्या निकला? सजाएं कितनों को हुई? देखिए, मैं तो उससे तो इनकार नहीं करता। देखें, ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, मैं उससे इनकार नहीं करता। यानी कि अगर हमारे कोई इंतहाई करीबी और मेन लोग कोई इस्तीफ़ा उनको देना पड़े या उनका नाम किसी चीज़ में गलत तरीके से भी आए तो वो नहीं आना चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं करता। उससे हुकूमत की नेकनामी नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम इस बात की अब तसल्ली रखें कि हुकूमत में बैठा कोई बंदा अगर उस पर कोई इशू आएगा तो एटलीस्ट इमरान खान साहब की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म साहब की PM ऑफिस से उनको कोई कवर अप नहीं मिलेगा। ही हैज़ टू गो टू कोर्ट्स। बाकी मैं इस बात से एग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता कि अगर हुकूमत की किसी बंदे का नाम आता है उससे भी बिल्कुल उसी तरह से सवाल जवाब होने चाहिए। बिल्कुल, मैं तो उस दिन ये आई थिंक नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी और मेरे साथ उसमें पता नहीं, आई थिंक गुलाम दस्तगीर साहब थे, उनकी तरफ से मैंने उसमें एक बात की थी। मैंने उन्हें कहा एहतसाब, मैंने कहा नहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन हो, उसमें सीनियर तरीन जज साहिबान हो और वो 7 डेज अ वीक काम करे और जितने भी लोगों पे केसेस हैं और अवाम देखे कि 3 महीने के अंदर रिजल्ट निकले, चाहे हुकूमती बंदा हो, अपोजिशन का बंदा हो, लेकिन उसके पीछे फिर अपोजिशन भी खड़ी रहे। अगर अपोजिशन वाकई समझती है कि एहतसाब इस मुल्क में होना चाहिए, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप उसको सपोर्ट करे और उनको कहे कि भाई आपने 7 डेज अ वीक काम करना है, लेकिन उसके लिए वो रेडी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? देखें, क्यों नहीं? पहले इसमें एक इशू है, प्लीज उसको हम अप्रिशिएट करें। एक इशू है, वो ये है, अभी मेरे 2.5 साल हो गए हैं वजारत में, ठीक है जी, तो अब मेरे से सवाल हो सकते हैं, लेकिन 2.5 साल पहले मेरे से नहीं हो सकते थे क्योंकि मैं कुर्सी पे नहीं था। बिल्कुल सही। अब मसला ये है कि हमसे 2.5 साल के सवाल होते हैं, 2.5 साल के जितने सवाल बनते हैं वो हमसे हो सकते हैं, इनसे तो 30 साल के हो रहे हैं। इस वजह से केसेस का तनासब उस तरफ ज्यादा है क्योंकि 30 साल में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया और पाकिस्तान के खजाने का भी बहुत सा कुछ पाकिस्तान से मनी लॉन्डर होकर निकल गया, ये टेटियां मीटियां जो हुई हैं। और इन 30 सालों में जो लोग हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने वजारतों के मजे लिए हैं, वो उन लोगों में से भी 70% लोग आज आप लोगों के साथ हैं, या आप लोग माने जो आप लोग मलबा डालते हैं ना कि देखें उनमें से जो भी हमारे साथ है, देखें मैं एक सुन ले मेरी बात,
अगर कोई पुराना सियासतदान जो किसी और जमात का हिस्सा था हमारे पास इमरान खान साहब की लीडरशिप को लेके आया है और वो यहाँ हमारे साथ है, अगर उसने कोई करप्शन की है, आप क्या समझते हैं हम लोग छोड़ेंगे? हम उसको डिफेंड करेंगे? अगर हमारा अपना पार्टी के कुछ पुराने लोग भी, ये जो ज़ियाउल्लाह अफरीदी था खैबर पख्तूनख्वा का, पिछली हुकूमत में हमारा, वो जेल नहीं गया। हमारे 20 के करीब एमपीएस जो हैं हमने नहीं निकाले। मुझे 20 पीएन ने बता दें, 20 क्लर्क बता दें जो नून या पीपी ने अपने दौरे हुकूमत में निकाले हो। ठीक है, करप्शन तो उधर कोई इशू ही नहीं है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामानी उमूर अली मोहम्मद मेरे साथ थे। मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका। साबिर शाकिर साहब, बज़ाहिर तो एक तलवार लटक रही थी कि बजट इजलास में टफ टाइम दे सकता है तरीन ग्रुप हुकूमत को, वो अब लगता है कि वो तलवार हट गई है। मामलात पता नहीं ना जाने ऐसा क्या हुआ रातों रात कि 2 दिन पहले तक नज़ीर चौहान साहब और बड़े लोग जो है ना वो टीवी स्क्रीन्स पर आकर कह रहे थे कि ये पार्टी क्या सिर्फ इमरान खान के साथ ही चलेगी, इमरान खान नहीं रहेगा तो पार्टी नहीं चलेगी, क्या ये बादशाहत है, आमरियत है। बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई इमरान खान साहब के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ। ये हुआ क्या रातों रात के एक पेज पर आज हमें जो है ना वो PTI और तरीन ग्रुप नज़र आने लगा? किसके कमाल हैं ये? देखिए, इसमें अभी तक ये कहना कि ये मुकम्मल तौर पे कोई सुलह हो गई है, मेरा ख्याल है सुलह तो नहीं हुई। सीज़ फायर हो सकता है, आर्जी तौर पे फायर बंदी की गई हो कि इसको ज़रा थोड़ा सा पॉज लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनके भी कुछ गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं इस ग्रुप के जरिए, वरना ग्रुप तश्कील देने की जरूरत नहीं थी। और फिर हुकूमत के लिए मसला है कि हुकूमत को बजट अप्रूव करवाना है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। लिहाजा गिव एंड टेक के मामला जो चल रहे हैं उस पे कल से ये टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं और PTI के सीनियर गुजरा ने भी रब्ता किया जहांगीर तरीन ग्रुप से, और हमारी इत्तला है कि जहांगीर तरीन खान साहब से भी रब्ता हुआ। और उसमें जो मुझे लगता है कि ये कहना कि मुकम्मल तौर पे जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता। ये गो स्लो की पॉलिसी अख्तियार की जाएगी। ख्याल में और अगर तरीन ग्रुप ये बजट का मौका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो क्या गोल्स अचीव करने में कामयाब हुआ है ये ग्रुप? देखिए, उसमें यह है कि इस बजट से पहले या बजट जब आएगा, तरक्याती फंड्स, क्योंकि इन लोगों ने अपने हल्के भी तो सीधे करने हैं और तरक्याती फंड्स लेने हैं, और वो तरक्याती फंड्स आपको पता है कि अरबों में होते हैं, करोड़ों में नहीं होते, बिलियंस में होते हैं, और वो ज़रूरी हैं। और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं और बाकायदा तौर पे पूरा ग्रुप भी मिलेगा, और ये वसेब भी इनका एक है। तो थोड़े से तो होंगे जो फौरी तौर पे गोल्स अचीव करने हैं वो, और इन द लॉन्ग रन जो है वो जहांगीर तरीन साहब चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि बजट से पहले उनको क्लीन चिट मिले, जो मुझे लग रहा है कि अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, बल्कि थोड़ा सा पॉज आ जाएगा। उनकी जो इंटरम बेल है वो चलती रहेगी, FIA कोई बहुत ज़्यादा मुखालफत नहीं करेगी, लेकिन बजट के बाद फिर इसमें तेज़ी आएगी और बजट के बाद फिर इनके इख्तलाफात बढ़ेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ दोनों ग्रुप से एक दूसरे को, खास तौर पे जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो जो कुछ कह चुका है, उसके बाद ये तसव्वुर करना या इसकी तवक्को करना कि ये लड़ाई गुडी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये बीच। अच्छा, जिस ब्लैकमेलिंग की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, NRO नहीं दूंगा, आपको लगता है नून लीग, पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन माफिया उसको तो कहते हैं, अब इशारे उनके तरीन ग्रुप की तरफ हैं? बिल्कुल, तरीन ग्रुप की तरफ भी हैं और बाकी लोगों की तरफ भी हैं कि वो उनसे अगर ये तवक्को की जाए कि ये इस तरह के प्रेशर डाल के उनके साथ कोई बातें मनवा ली जाएंगी, वो तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो क्लियर हैं कि इस लड़ाई में अगर उनका इक़्तिदार जाता है तो जाए, अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ता है, अपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएंगे, लेकिन वो कम से कम फिर तो बजट इजलास से पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। अगर इतने क्लियर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सोच में कि अगर हुकूमत जाती है तो जाए, उसमें तो फिर तो ये सब कुछ खुल के सामने आ जाना चाहिए। बजट पास नहीं होगा तो फिर तो ये चले जाएंगे।
बिल्कुल, वो जाहिर है, वो कहते हैं कि हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा क्यों मारें, अगर हमें कोई शहीद का दर्जा मिल जाता है इन्हीं माफियाज के हाथों, तो कम से कम जो उनका नैरेटिव है वो तो सलामत रहेगा ना, कि मैं तो माफियाज के साथ लड़ रहा था, माफियाज के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था, ये सारे माफियाज इकट्ठे हो गए हैं। क्योंकि अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान की पिछली कोई कम से कम भी 10-12 तकरीरें और मुख्तलिफ मौक़ों पे वो जाके की हैं, उनमें एक ही चीज़ वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि माफियाज इकट्ठे हो गए हैं और माफियाज ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने ब्लैकमेल नहीं होना, मैंने एनआरओ नहीं देना। तो इसीलिए इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे अपने प्रोग्राम में वो कह चुके हैं कि अपोजिशन बेंचों पे भी बैठना पड़े, सियासी नुकसान भी आर्थिक तौर पे उठाना पड़े, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो लिहाजा ये सोच के अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और वो इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है। अभी तक तो जितने स्कैंडल आए इस हुकूमत में, किसी का कोई खातिर ख्वाह को नतीजा नहीं निकला। आप मुझे बता दें, अगर आपको पता हो किसी स्कैंडल में, अद्वियात स्कैंडल, आटा स्कैंडल, इनमें किसी को सज़ा मिली हो। मेरे तो नॉलेज में नहीं है, सिवाय इसके कि इस्तीफे लिए गए, लोगों की वजारतें बदली गई। रिंग रोड स्कैंडल का भी आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा? अच्छा, उसमें एक बात ध्यान में रखिए कि वो जो बात प्राइम मिनिस्टर बार बार करते हैं कि मेरा साथ दिया जाए, जब तक तमाम इदारे मिलके काम नहीं करेंगे, तमाम इदारे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये काम हो नहीं सकता। इसीलिए अब नैब से हट के वो FIA को फोकस किया, उन्होंने FIA को ज़रा तगड़ा किया और खड़ा किया, क्योंकि FIA बराह रास्त उनके कंट्रोल में है, उनके मातहत है वजारत दाखिला के। नैब उनके पास नहीं थी, नैब का एक प्रोसीजर भी लंबा है, इसलिए अब वो FIA और एंटी करप्शन ये दो महकमों को ज्यादा उन पे इंहिसार कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको मालूम है कि कानून पाकिस्तान में वैसे भी अमीरों के लिए मुख्तलिफ रवैया रखता है, गरीबों के लिए मुख्तलिफ रवैया रखता है। फिर हमारा जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें भी वेलकम किया जाता है। फिर तगड़े वकील आ जाते हैं। चौधरी निसार का हल्फ लेना, ये कितनी बड़ी कुछ सियासी डेवलपमेंट आप इसको देख रहे हैं पंजाब में? पंजाबियों को कोई पॉलिटिकल एजेंडा या उनका कोई रोल फौरी तौर पे मुझे नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब तक मुस्लिम लीग नवाज ना चाहे और ख़ास तौर पे मरियम सफदर साहिबा ना चाहें, नवाज शरीफ साहब ना चाहें, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि वज़ारत आला तब्दील हो जाए। उस्मान बुज़दार साहब पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुत्तफिक हैं, PTI वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनको चाहते हैं। तो ये एक वाहिद पॉइंट है उस्मान बुज़दार साहब का कि उनको वज़ीर आला रहना चाहिए। उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान, मरियम सफदर साहब, तीनों का इत्तेफाक है। तो जब तक ये बड़े ग्रुप्स नहीं आगे पीछे होंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माहिर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपका। आज़म साहब, आज भी वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब ने दावा किया, कल उन्होंने मेरे प्रोग्राम में भी कहा, हुदैबिया पेपर मिल्स केस को लेकर के 2 से 3 हफ्तों में ये केस खुलने जा रहा है और इस बार जो है वो नून लीग का इसमें बचना, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचना। क्या सोच रहे हैं आप लोग इसको लेकर? अभी तो पहले केसेस से जो है ना वो जान नहीं छूट रही है, सजाएं हुई हुई हैं, जमानतें हो रही हैं। ये केस कितना मुश्किल में डाल सकता है शरीफ बरादरान को? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं डाल सकता, क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि सरकार ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगी ना सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, अगर ये केस खोलते हैं। और क्योंकि अभी तक इसी वजह से ये केस खोल नहीं सके, इसलिए इस पे मज़ीद गुफ्तगू करना कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। आप अगर पिछले दिनों प्रोग्राम्स कर भी रहे थे और आप सुन भी रहे थे और आप पढ़ भी रहे थे, 2 डिसीजंस आए। एक लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन जिसमें इख्तलाफ राय हुआ इसी पॉइंट के ऊपर कि आया दोनों जज साहिबान ने कहा
कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है ये बंद हो जाना चाहिए, लेकिन एक जज साहब का ख्याल था कि ये रीओपन हो सकता है, यानी कि री इन्वेस्टिगेट हो सकता है अगर नैब रेफरी जज के पास मामला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। रेफरी जज ने एग्री किया उन जज साहब के साथ जिन्होंने कहा कि ये री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। उसके बाद फिर जब पैनामा पेपर्स में बहुत शोर किया गया इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कि जी हुदैबिया खोले, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम खुद एपलेट फोरम हैं, हम खुद तो नहीं खोलेंगे इसे, अलबत्ता नैब को अगर इसको लगे नैब को कि ये खुलना चाहिए तो नैब रुजू कर सकती है। ठीक है, नैब गया, नजरसानी की दरखास्त की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं खुल सकता, मामला खत्म हो गया। लेकिन अब जब से ये दोबारा बहस हुई, आजम नजीर तारड़ साहब, कुछ माहिर कानून ये कह रहे हैं कि अगर कोई केस बंद हो जाए और उसके बाद उस हवाले से कोई नए सबूत, नए शवाहिद सामने आए तो रीओपन हो सकता है ये केस। इसलिए नहीं हो सकेगा कि जब दोबारा नैब गया तो नैब ने कहा कि जी ये कुछ नए शवाहिद आए हैं हमारे पास पैनामा GIT की वजह से, एंड मोर ओवर क्योंकि इसमें ट्रायल नहीं हुआ, अदालत में ये केस नहीं चला, इसलिए इन्वेस्टिगेशन कभी भी ओपन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की अपील डिसमिस की। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें पैनामा GIT निकाल रही है बाय एंड लार्ज ये वही चीजें हैं जो कि पहले डिस्कस हो चुकी हैं, और अगर ये हैं भी तो क्योंकि कोर्ट ऑर्डर के तहत ये क्वाश हुआ है और 2 जजेस ने कहा ये री इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता, नैब हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकी कि इसको री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और कानून यही है, लिहाजा उन्होंने वो दरखास्त मुस्तरद की, अपील उनकी, यह बात नहीं थमी। उसके बाद नैब ने नजरसानी की अपील की इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो नजरसानी की अपील भी फिक्स हुई उसी बेंच में और वो नजरसानी भी खारिज कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि FI अगर इसको दोबारा इसको देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है तो ये तौहीन अदालत होगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल होगी, क्योंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट ये फैसला क्वाश कर चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ओपिनियन के बाद ECL, अब आप एक नया केस बनाएंगे और ECL से नाम निकलवाने के लिए आप लोग जो है ना वो जो इस वक्त पेंडिंग केसेस हैं शायद ये वापस ले लिए जाए, मासवा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की हद तक वो हमारा राइट है। अच्छा, हुकूमत ये क्यों कह रही है? आप लोग तो कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, सब वैसे सब तो जानते हैं कि कैंसर सर्वाइवर हैं और अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन कल शेख रशीद साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में कहा हुकूमत ये कह रही है कि कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, कोई मेडिकल रिपोर्ट कहीं जमा नहीं कराई गई जिससे पता चले कि मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत का तो एक ही नैरेटिव है कि मौके पे कि जाएंगे, भाग जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, और बुनियाद बनाते हैं नवाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ गए, वापस नहीं आए, फिर जो गारंटर है उसको बाहर जाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? तो क्या आप लोगों ने कोर्ट में जब इजाज़त मांगी कोई मेडिकल, कोई आप लोगों ने रिपोर्ट जमा करवाई कि इस बेस पर शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं? बिल्कुल उसकी साथ लगी हुई थी, लेकिन मैं जो पहली बात फातिमा कर रहा हूं आपको, जब शहबाज शरीफ साहब का ECL में नाम डाला गया तो अदालत ने इस बुनियाद पे उसको नाम को रिमूव करने का हुक्म नहीं था दिया कि वो बीमार हैं, बल्कि उन्होंने कहा था कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ये एक पार्टी के सरबराह भी हैं, पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, इनके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है अभी तक, इनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, आप इनकी मूवमेंट जो कि आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको प्रोटेक्टेड उनका राइट है, ये आप उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते उन पे, तो मुझे मेडिकल की देने की जरूरत नहीं थी, वो तो उन्होंने वन टाइम परमिशन के लिए टू शो हिज बोनाफाइड, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे कुछ चहलकदमी करने नहीं जा रहा, मेरा साल में 2 दफा बवजह मेरे वो कॉम्प्लिकेटेड उनकी मैं आपको खुल के बता देता हूँ, उनको क्लोनोस्कोपी होनी होती है जो कि फैसिलिटी जिस नौयत की वो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो साल में मिनिमम 1 दफा होती है, उनकी ओवर ड्यू हुई थी, उसमें उन्होंने लिया और इन्होंने वहाँ पे भी जो किया वो आप सबके सामने है। पहले आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो वाकई इलाज के लिए जा रहे थे, अपॉइंटमेंट थी, जाना था, उन्होंने वापस आ जाना था, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि वहां जाकर बैठ जाते हैं वापस ना आते। पहले फातिमा वो 2 दफा गए हैं और वो वापस आए हैं, और वो क्यों जाएंगे? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, कौमी असेंबली में उनको एक अच्छी अदबी पोजीशन उनकी है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट है, वो क्यों जाएंगे? और उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन है नहीं, जो केसेस है उनका हाल आपने देख लिया
कि 2 दफा उन्हें अदालतों ने जमानतें दी और इस दफा उन्हें 4 जज। लेकिन हुकूमत कहती है जमानत का मकसद ये नहीं है कि करप्शन नहीं हुई है, करप्शन केसेस खत्म हो गए, एलिगेशंस खत्म हो गई हैं, चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं, जमानत को इससे नहीं जोड़ा जा सकता। वो जब ये कन्विक्शन करवा लेंगे हुकूमत वाले, ये बात तब करे। पेंडिंग ट्रायल एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के माहिर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। हुकूमत जून में अपना तीसरा बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश करने जा रही है। जहां हुकूमत के सामने इस बजट की मंजूरी के लिए सियासी मुश्किलात हैं, वहीं इसे दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्पीकर कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का सालाना बजट पेश करने के लिए मज़ीद जो है वो वक्त मांगा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना की बार बार की जो तब्दीली है और वज़ारत ख़जाना में अहम फ़ैसलों में आने वाले तातुल की वजह से वज़ारत ख़जाना जो है ये बजट की तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाई है। जहाँ वज़ारत ख़जाना की तरफ से बजट में मुमकिन ताख़ीर हो सकती है, वहीं वफाकी हुकूमत ने बजट स्ट्रैटजी पेपर्स पे नज़रसानी का भी फैसला किया है। हुकूमत गौर कर रही है कि आने वाले बजट में तरक्याती अखराजात को मुंजमद करके तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा किया जाएगा, जिसका हतमी फ़ैसला IMF के जवाब पर ही होगा। दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए मुआशी बिल भी एक मुतारिफ़ करवाया गया है। बिल के कानून बनने के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मसनूआत अमरीकी मंडी में ड्यूटी फ्री बरामद की जाएंगी। इन जोन्स में तमाम मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत ही देखेगी। कितना प्रैक्टिकल है, क्या ये बिल वाकई मंजूर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिल है इस हवाले से बातें बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कभी भी बिल मंजूर नहीं हुआ, इस पर काम नहीं हुआ। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये तो हम जानते हैं कि ज़ाहिर है जब एक वज़ीर ख़जाना बार बार बदलेंगे तो आपके जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब तो होंगे। अब जो वज़ीर ख़जाना है कह रहे हैं कि इन्हें वक्त दिया जाए बजट की मज़ीद तैयारी के लिए। कहा जा रहा था कि जून के पहले दूसरे हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। सर, कोई फ़र्क पड़ेगा अगर 2-3 हफ्ते बजट लेट हो जाता है? देखिए, बात यह है कि वज़ीर ख़जाना तो बजट नहीं बनाते हैं। बजट तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो डिफरेंट विंग्स हैं, बजट विंग है, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग है, ये लोग बना तो लेते हैं। वज़ीर ख़जाना का काम होता है कि चूँकि वो टीम के लीडर होते हैं, तो अगर उनके जहन में कोई चीज़ है तो वो फिर अपनी डायरेक्शन देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं तो ये सुन रहा था कि कोई 11 जून को बजट आना है, तो अभी काफ़ी सफिशेंट टाइम है। 11 जून और आज हम 20 तारीख में हैं, तो 3 हफ्ते से भी ज़्यादा हमारे पास टाइम है। तो मेरे ख्याल में नोइंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो कर लेंगे तैयारी। अगर 11 तक आ जाए, 11-12 जून तक, तो ठीक है बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हमें फिर टाइम भी देना पड़ता है ना पार्लियामेंट में। बजट इजलास भी तो है ना, वो भी तो 3 हफ्तों तक जारी रहता है। एग्जैक्टली है, और ये इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर 30th of June। तो इसलिए क्योंकि 1 जुलाई से हमारा नया माली साल शुरू होगा ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर 11 जून को डॉक्टर साहब, आपको भी पता है शौकत तरीन साहब ने जब चार्ज संभाला उन्होंने बड़े बुनियादी कुछ इश्यूज जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन जाहिर है एक असल जो एक बड़ा इम्तिहान तो इस वक्त उनके लिए बजट है। लेकिन पिछले 1.5 साल से आपको पता है पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान भी कोविड की जद में है और इकॉनमी पर जाहिर है फ़र्क पड़े पिछले साल की तरह इस साल भी। तो क्या मौजूदा हालात में लेकर हम कह सकते हैं, जो हम एक हमेशा एक रिवायती सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, अवाम दोस्त बजट, मौजूदा हालात में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नए वज़ीर ख़जाना एक अवाम दोस्त बजट बना सकें? देखिए मैडम, बात यह है कि कई चीज़ें हैं। जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो उसके लिए बजट मेकिंग एक्सरसाइज जो है बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। उसकी वजह यह है कि IMF के प्रोग्राम में रहने की वजह से आपका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि IMF
प्रोग्राम में होता है कि बस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, जैसे हम 6% से उठाकर 13.25% पे ले गए थे, तो बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप इस तरीके से देखें कि 2017-18 में कोई 1500 बिलियन हमारा इंटरेस्ट पेमेंट हुआ करता था, वो बढ़ के 19-20 में 2900 बिलियन से ज़्यादा हो गया। और अब ये जो माली साल जब ख़त्म हो रहा है तो ये मेरे ख्याल में 3100 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सोचिए कि पिछले 2 से 3 सालों में डबल हो गया इंटरेस्ट पेमेंट। हमारा रेवेन्यू तो नहीं डबल हुआ 2 से 3 साल में। तो फिर क्या हुआ कि जो आपके पास रेवेन्यू की कमी हो गई और अखराजात है। अब बजट मेकिंग एक्सरसाइज जो है वो इतना डिफिकल्ट इसलिए हो गया कि सबसे बड़ा आइटम आपके पास जो है बजट में वो है इंटरेस्ट पेमेंट, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हुकूमत टारगेट्स इतने हाई सेट कर लेती है जिनको बाद में अचीव करने में बड़ा जो है ना वो मुश्किलात होती हैं। अब हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टैक्स नेट में ताजिरों को एक मरतबा फिर से लाने की कोशिश की जाए। लास्ट ईयर भी आपको पता था एक रिलैक्सेशन दी गई थी कोरोना की वजह से, हम अपना टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो था वो अचीव नहीं कर सके थे। इस बार आपको लगता है कि अगर हुकूमत ये कोशिश करे कि ताजिरों को भी टैक्स नेट में लाया जाए, फिर आपके जो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट जो आप सेट करेंगे वो हम अचीव करने में जो है ना वो कामयाब हो सकते हैं, आसान होगा? फिर देखिए मैडम, ये जैसे मैंने कहा कि एक तो IMF का प्लान, दूसरा है कि कोविड ने भी वाकई हमारे पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको काफ़ी स्लो कर दिया है। अगर आप मैं देखूं तो इस हुकूमत के 3 साल हो गए और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारा वो 1.5% है, जो कि आबादी के बढ़ने की रफ्तार से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी बाय डेफिनेशन बहुत स्लो हो गई है, इसको बूस्ट देने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, हमें इंटरेस्ट रेट को कम करने की ज़रूरत है, ये स्टेट बैंक की तरफ से, और थोड़ा ये जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसेस हैं हमारे, इनके हाथ थामने की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि ये थोड़ा सा आगे की तरफ चले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर मौशा डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, सियासी चैलेंजेस से 2-4 वफाकी हुकूमत के लिए मसाइल तो हैं, ऐसे कि थमने का नाम नहीं ले रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्की मौशी तरक्की के लिए मुसलसल इक़दामात वो उठा रहे हैं। वहीं उन्होंने महंगाई पर काबू पाने और आवाम पर बोझ कम करने के लिए पावर सेक्टर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात का भी फैसला किया, जिसके तहत आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत कुछ गैर मामूली फ़ैसले करने जा रही है। दूसरी तरफ नैब ने पहली मरतबा 2 CPEC मनसूबों के हवाले से इंक्वायरी शुरू की हैं। साहिवाल और पोर्ट कासिम कोल पावर मनसूबे नैब के रेडार पर आ गए हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम करदा IPP's इंक्वायरी कमीशन ने दोनों पावर मनसूबों की इजाफी लागत पर कई सवालात उठाए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक आला सतही इजलास में ये कहा था कि गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा क्यों ज़ाहिर किया गया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर ने जवाब दिया था कि गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर माली फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्लांट्स की तनसीब की इजाज़त दी गई और बिजली की तलब में इजाफा भी इसीलिए ज़ाहिर किया गया। इन्हीं नुकात पर नैब भी अब मामले की छानबीन कर रहा है। नैब टीम साहिवाल कोल पावर प्लांट में कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जबकि पोर्ट कासिम पावर प्लांट में नवाज शरीफ को मुबैना तौर पर होने वाले माली मफाद का खोज लगाने की कोशिश कर रही है। नैब ने पावर डिवीज़न से मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी तलब कर ली हैं। मैं इसी पर बात करूंगी इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत पावर सेक्टर के मुतालिक कौन से ऐसे गैर मामूली फ़ैसले हैं जो आइंदा चंद दिनों में करने जा रही है? शाजी, देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी समझते हैं कि वो एक ऐसे फेज़ में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे अवाम को अब रिलीफ मिलना चाहिए, मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होना चाहिए और जो मुसलसल महंगाई में इजाफा था वो अब दोबारा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। मुतल्लिका वजारतों को टास्क दिया जा चुका है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास है कि अगर हमने GDP ग्रोथ में इजाफा करना है और आवाम के लिए एक कम्फर्ट जोन क्रिएट करना है तो उसके लिए लाजमी है कि सस्ती तवानाई हो, बिजली की रेट कम हो, अगर कम नहीं कर सकते तो मजीद इजाफा ना हो, और तकरीबन 4.5 फी यूनिट इजाफा ड्यू है। इस मसले से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने मामले खुसूसी बराए तवानाई
ताबिश गौहर को टास्क दिया और वो एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान लेके वफाकी काबीना के सामने गए, जहां उन्होंने बताया कि हमें कुछ बड़े फैसले करना होंगे, जिसके अंदर पहला फैसला 11 IPP जिनकी पैदावारी सलाहियत 3300 मेगावाट है, सालाना सिर्फ 5% वो पावर प्लांट्स चलते हैं, जबकि उनको बंद रखने के बावजूद 60 अरब रुपए अदा करना पड़ते हैं और 10 साल उनको मजीद हमने अदायगी करनी है जो कि 600 अरब रुपए हैं। प्लान ये है कि हुकूमत इनको 150 अरब रुपए अदा करके एक मखसूस फार्मूले के तहत खरीद ले ताकि 450 से 500 अरब रुपए की बचत हो सके। उसके बाद दूसरा बड़ा मामला है हमारी बिजली की तकसीम कार कंपनियां। वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं चल सकती, लॉसेज हैं, चोरी है, रिकवरीज कम है। इस मसले से निपटने के दो ऑप्शन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं कि यहां पर प्राइवेट मैनेजमेंट लाई जाए, एग्जैक्टली उस मसले से निपटने के लिए प्राइवेट मैनेजमेंट लाई जाए या इनका इंतजाम सूबों के हवाले कर दिया जाए। ये बड़ा फैसला आने वाले दिनों में होने जा रहा है। इसी तरह विंड के हवाले से भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि उन्हें हाइब्रिड किया जाए शमसी तवानाई और विंड का कॉम्बिनेशन से, ताकि उनकी लागत कम हो सके। तो उसके साथ साथ जहां पर चोरी है, गर्जी कर्जे कम करना है, चोरी को कम करना है, तो उसके साथ मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव सरबराहान की जो तकर्री का मामला है वो ज़ेरे गौर है। अगर प्राइवेट मैनेजमेंट ना आई तो हुकूमत मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉइंट करके इस मामले को आगे लेके चलेगी। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर को इस बात का एहसास है कि पावर सेक्टर के अंदर माजी में वो ये समझते हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्ते हुई हैं। गुज़श्ता दौर हुकूमत में बिजली की इजाफी तलब जाहिर करके बड़े पैमाने के ऊपर भारी लागत के ऊपर पावर प्लांट्स लगाए गए, जो इस वक्त कौमी खजाने पर और अवाम पर बड़ा बोझ बन चुके हैं। बिजली बन रही है, आप इस्तेमाल करें ना करें, आपको उसका पे करना ही है, जिसका ज़ाहिर नुकसान हो रहा है, आपका सर्कुलर डेट बढ़ा है। अच्छा, अब नैब जो साहिवाल और पोर्ट कासिम कोल पावर मंसूबों पर इंक्वायरी शुरू कर दी, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत रिलायबल सोर्सेज ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि पहली मरतबा सीपेक के तहत लगने वाले 2 पावर प्लांट, जिसके अंदर पोर्ट कासिम पावर प्लांट मंसूबा शामिल है 1320 मेगावाट का और साहिवाल कोल पावर प्लांट मंसूबा शामिल है। मजमूई तौर के ऊपर इन दोनों मंसूबों के ऊपर सीपेक के तहत $4 अरब के लगभग इन्वेस्टमेंट हुई। पोर्ट कासिम मंसूबे के अंदर मिल्काब कंपनी कतर की है, वहां सैफुर रहमान साहब बैठे हैं, उनका एक्टिवली रोल था। साहिवाल पावर प्लांट के मंसूबे के अंदर ये कहा ही जा रहा है मुबैना तौर के ऊपर कि एक साहिवाल पावर मंसूबे के अंदर मुबैना तौर के ऊपर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कोई माली मफाद हासिल किया और पोर्ट कासिम मंसूबे के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कोई मुबैना तौर के ऊपर माली मफाद हासिल किया। नैब इस मामले की छानबीन कर रहा है। पावर डिवीजन से इस मामले का रिकॉर्ड तलब किया गया है। अगरचे कि इस मंसूबे को सीपे के तहत लगे बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब हुकूमत ये समझती है कि हमने ये दरामदी कोल के ऊपर महंगे मंसूबे लगे, हमने अब इनको फ्यूचर में थर्कोल के ऊपर चलाना है। साथ इसके अंदर अगर किसी ने माली फायदे हासिल किए, करप्शन हुई है, तो उस बात का भी तयन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ भट्टी मेरे साथ थे। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।